काफी समय पहले की बात है। लक्ष्मी नगर राज्य पर राजा सूर्यवर्धन राज्य किया करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और राज्य की प्रजा अपने राजा के प्रति बहुत ही प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, राजा अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, मेरी अवस्था अब दिन दिन काफी कमजोर होती जा रही है। मेरा मन अब यह कर रहा है कि मैं इस राजपाट के कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी का जीवन अब ईश्वर की भक्ति में गुजार दूं। तब मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप जैसा कुशल और दयालु राजा राजपाट को छोड़ देगा तो वह फिर राज्य का कार्यकाज कैसे चलेगा। मेरे विचार से महाराज, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब महाराज बोले, मंत्री जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि बहुत जल्द ही मेरा पुत्र यानी कि इस राज्य के युवराज अर्जुन गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल आने वाले हैं। वही इस राज्य का अगला राजा बनेंगे। युवराज के यहाँ आने के पश्चात उनको इस राज्य का राज्यभार सौंप कर मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। यह विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन क्या मंत्री जी, मैं यही कह रहा था कि क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा। इस बारे में आप अवश्य ही सोच विचार करें। मेरा तो सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाएं, उसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग कीजिए। आपका विचार भी सही है मंत्री जी, युवराज आ ही रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे विचार से अब युवराज के साथ 1 वर्ष तक राज्य का कारोबार संभालिए। युवराज को बताइए कि राजपाट किस तरीके से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाइए। एक बार युवराज उन सभी कार्यों में निपुण हो जाए तो उसी समय आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ठीक उसी समय राज्य में जगह जगह पर चोरियां होने लगी और चोरी होने की घटनाएं राजा के कानों तक पहुंच रही थी। उसी वक्त राज्य में एक साधु महाराज भी आए हुए थे। तभी उसी समय एक युवक चिल्लाते हुए भाग रहा था, मुझे बचाइए, साधु महाराज मुझे बचाइए। घर में खाने पीने के लिए नहीं है और जेब में 1 रुपया तक नहीं है। मैं तो बिल्कुल निर्धन बन गया हूँ। ऐसे में आप ही कुछ कर सकते हो साधु महाराज, आप ही कुछ कर सकते हो। तब साधु बोला, चिंता मत करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारा भविष्य बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। लेकिन कैसे महाराज? तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के सामने आंगन में एक पेड़ है। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा धन उस पेड़ के पास जमीन में गाड़ दिया गया है। कल पूर्णिमा की रात है और कल रात तुम वह धन आंगन से निकाल लेना। आप धन्य हो साधु महाराज, आप धन्य हो। वह तो साधु महाराज की जय जयकार होने लगी। साधु महाराज की जय हो, साधु महाराज की जय हो। सारे नगर में यह खबर फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर रामलाल को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। धीरे धीरे सारे राज्यों में खबर फैल गई कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों को पूर्वजों के द्वारा छुपाए खजाने के बारे में भी बतलाते हैं।
इधर युवराज भी अपनी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से अपने राजमहल वापस लौट आए थे। तब महाराज बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा हुआ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आए हो। पुत्र, अब मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हूँ। अब मुझे तुम इस राज्य की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। पुत्र बोला, पिताश्री, इतनी भी क्या जल्दी है, अब चिंता मत कीजिए। सही समय आने पर मैं राज सिंहासन की जिम्मेदारियां स्वयं ही संभाल लूंगा। तभी एक सैनिक आ पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। आपके लिए एक गुप्त संदेश लेकर आया हूँ। बताओ सैनिक, क्या संदेशा है? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा विजय सिंह हमारे राज्य पर अब आक्रमण करना चाहता है। वह किसी सही मौके की तलाश कर रहा है। महाराज, यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। सिपाही, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। तब सिपाही वहां से चला गया। महाराज बोले, युवराज, देखो वक्त भी कितना भयंकर होता है। एक तरफ हमारे राज्य में चोर और लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा शत्रु राज्य भी हम पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। हमारा राज्य अब पूरी तरीके से मुश्किल में फंस गया है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। तब युवराज बोले, पिताश्री, पहले तो हमें शत्रु राजा का सामना करके सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। दूसरी बात, मुझे पक्का ही पता है वह चोर लुटेरे जो भी कोई हैं, वे अभी राज्य में ही हैं। राज्य में लूटा हुआ खजाना भी अभी वह लोग राज्य के बाहर लेकर नहीं गए होंगे। पिताश्री, आप सबसे पहले सेनापति को बुलाइए। कुछ ही समय में राज्य के मंत्री और सेनापति वहां पर हाजिर हो गए। तब महाराज ने कहा, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी अभी हमारे गुप्तचरों से हमें एक खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा विजय सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। इस समय हमें कौन सी तैयारियां और क्या क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ सेनापति, गुप्तचर द्वारा लाई गई इस योजना के बारे में हम क्या कर सकते हैं? तब सेनापति बोला, महाराज, शत्रु देश का राजा विजय सिंह बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास हजारों सैनिक हैं, अनगिनत हथियार हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी। हमें अपने सैनिकों के लिए और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए कई सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम शत्रु राजा को हरा सकते हैं। तब महाराज बोले, लेकिन सेनापति जी, आपको सब मालूम होते हुए पहले से ही सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। अब इतने कम समय में नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। युवराज ने कहा, ठीक है सेनापति जी, अब तुम ऐसा करो, सबसे पहले सैन्य शक्ति बढ़ाने का काम करो। आज ही से हमारे राज्य में जितने नौजवान हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ करो। ठीक है युवराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए और बाकी सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए बोल दीजिए। अगले ही दिन राज्य का दरबार सजा। कार्यभार चल ही रहा था कि तभी साधु महाराज राज दरबार में आ पहुँचे। तब सेनापति बोला, साधु महाराज, आप यहाँ पर राज दरबार में? महाराज भी अचंभित हो उठे।
तब महामंत्री ने कहा, महाराज, यह साधु महाराज तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। साधु महाराज भविष्य बताने में महारत हासिल किए हैं। मैंने राज्य के लोगों से इन साधु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। सौभाग्य की बात तो यह है कि साधु महाराज आज स्वयं खुद ही राज दरबार में चलकर आए हुए हैं। तब साधु महाराज बोले, हे महाराज, मुझे यह मालूम है कि शत्रु राजा के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए आपके राज्य का क्या उनके आसपास भी कोई शत्रु नजर उठाकर नहीं देख सकेगा। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। परंतु साधु महाराज, आप सब ये सारी बातें कैसे जानते हैं? क्योंकि यह सारी बातें गुप्त हैं। हमने हमारे दरबार के कुछ ही खास लोगों को ही बतलाई थी। तब साधु बोला, क्षमा करें महाराज, परंतु मैं अपनी योग विद्या के बल पर संसार की सारी बातें जान सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आपको अपनी सेना शक्ति मजबूत करने के लिए और अधिक हथियार खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, बल्कि आपके भंडार में धन मौजूद ही नहीं है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छिपाया गया है। अगर आपको यह खजाना मिल जाए तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्या कहा साधु महाराज? हमारे पूर्वजों का खजाना? यह बात तो आज तक मुझे भी पता नहीं थी। बताइए बताइए साधु देवता, वह खजाना कहाँ पर है? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, और वह सारा खजाना आपके नगर के मुख्य द्वार के नीचे ही छिपाया गया है। वहाँ पर अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। साधु देवता, अगर आपकी बात बिल्कुल सच निकली तो मेरा पूरा राज्य का कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानिए और नगर के मुख्य द्वार के नीचे गड्ढा खोदकर देख लीजिए, आपको अपार धन मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। तब महाराज ने कहा, मंत्री जी, इन साधु महाराज की बात को सुनकर हमें तो अच्छा लगा, लेकिन इन साधु महाराज की बातों पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? तब मंत्री बोला, महाराज, इन साधु महाराज ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा छिपाए गए धन के बारे में बताया है। जब उन सभी लोगों ने महाराज के बताए जगह पर खोदा तो बिल्कुल ही सच साबित हुआ। सचमुच में ही उन सभी लोगों को धन की प्राप्ति हुई। यह बात तो मैं राज्य के कई लोगों से बहुत पहले ही सुन रखा हूँ। मुझे लगता है हमें एक बार साधु महाराज की बातों पर यकीन करना चाहिए और नगर का मुख्य द्वार गिराकर उसके नीचे खोदना चाहिए। तब महाराज बोले, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर छिपाया सारा धन हमें मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ सकती है, नए नए हथियार खरीद सकते हैं। वैसे भी इस वक्त हमें धन की बहुत आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो मजबूरन हमें राज्य के सभी लोगों पर ज्यादा लगाम लगाना पड़ेगा, और वह हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज, क्या मैं कल से ही नगर के मुख्य द्वार की खुदाई शुरू कर दूं? युवराज सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे, फिर कुछ रुककर बोले, जरा रुको सेनापति जी, आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद वहाँ पर खुदाई का काम शुरू करेंगे और देखेंगे कि सचमुच वहाँ पर कोई खजाना छुपा है या नहीं।
जैसी आपकी आज्ञा युवराज। आपका मन करे तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए राज दरबार की कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। जब राज दरबार समाप्त हो गया तो महाराज ने युवराज से कहा, युवराज, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब राज्य का भाग्य उसी धन पर निर्भर है। तब युवराज बोले, पिताश्री, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु ने नगर के मुख्य द्वार के नीचे खजाना बताया है, परंतु अगर इस समय नगर का मुख्य द्वार गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत ही आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। वही एक ही सबसे मजबूत द्वार है। इस नगर की रक्षा वही कर रहा है। अगर वही नहीं रहा तो शत्रु बहुत आसानी से हमारे राज्य में प्रवेश कर जाएगा। तो फिर युवराज, हमें क्या करना चाहिए? उस खजाने को हम ऐसे ही छोड़ दें? पिताश्री, पहले हमें यह भी तो पता लगाना होगा कि क्या साधु की कही बातें सच हैं या नहीं। आप मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की पूरी छानबीन करके फिर आपको बतलाऊंगा। तब तक आप इस मामले में कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो ठीक है युवराज, मैं अभी सेनापति से बात करता हूँ और इस विषय पर एक सप्ताह के लिए बंदी लगाता हूँ। महाराज की आज्ञा लेकर युवराज अपने नगर के एक मित्र के पास गए और कहने लगे, अरे मित्र, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस राज्य में सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। इसीलिए तो मेरे पिताश्री यानी कि महाराज के विशिष्ट अंगरक्षक हो तुम। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। युवराज, मुझे क्या काम करना है? मित्र, हमारे नगर में एक नया साधु आया हुआ है, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ युवराज, मैंने भी उस साधु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। राज्य के लोगों का कहना है उन साधु महाराज के कहने पर उनके पूर्वजों द्वारा छिपाया हुआ खजाना उन्हें मिला है। किस जगह पर खजाना मिलेगा साधु महाराज ही बता सकते हैं। उन्हें वह खजाना उसी जगह पर मिलता है जहाँ पर वह साधु बताता है। मित्र, मैंने भी बिल्कुल यही सुना है। चलो, हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा काम करना है। कुछ ही समय के पश्चात दोनों ने अपना भेष बदल लिया और एक साधारण गांव वाले की तरह अपने पोशाक बनाकर वह अपने साथ एक पोटली भी लिए थे। तब युवराज का मित्र बोला, मित्र, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ऐसा करते हैं, हम यह स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली इसी कमरे में रखकर छिपा देते हैं। परंतु युवराज, मेरे ही घर में धन क्यों छुपाना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तब युवराज बोले, देखो मित्र, हम यह धन यहाँ छिपाकर और साधु महाराज से जाकर पूछेंगे। फिर हमको यह पता लगाना है कि साधु महाराज इस धन के बारे में बताते हैं या नहीं, या फिर कुछ और ही बताते हैं। युवराज, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तुम ऐसा ही करो, यह धन यहाँ पर छिपाने के बाद सीधा साधु महाराज के पास चले जाओ और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा कहीं पर खजाना छिपाया है या नहीं, यह बात उनसे पूछ लेना। वह जो भी कुछ बताएंगे तुम मुझे आकर बताओ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। धन छिपाने के बाद युवराज अपने महल को चले गए और युवराज का मित्र साधु के पास कमलू बनकर चला गया। उसने साधु महाराज से कहा, प्रणाम साधु महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही विकट समस्या लेकर आया हूँ। पुत्र, मुझे लगता है जरूर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है। साधु महाराज, मेरी दादी मुझसे
हमेशा कहा करती थी मेरे दादा परदादा बहुत अमीर थे, मगर मैंने तो घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पूर्वज कहीं न कहीं पर तो खजाना छिपाकर गए हुए हैं। अगर आप कृपा करके मुझे बता देंगे कि वह सारा धन संपत्ति कहाँ पर रखा हुआ है तो बहुत मेहरबानी होगी। जरूर बताऊंगा, परंतु इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम का समय निकट आ चुका है और मैं शाम से लेकर सुबह तक कोई किसी तरह की भक्ति नहीं करता। इसीलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ और कल सुबह आकर मुझसे मिल लेना। उसके बाद कमलू सीधा युवराज से मिलने राजमहल गया। वहां पहुंचकर उसने सारी हकीकत युवराज को बता डाली। तब युवराज बोले, अच्छा तो ऐसी बात है, ऐसा काम करते हैं, आज रात हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर पर पहरा देते हैं। पूरी रात जाग कर देखते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास क्या हलचल होती है। परंतु युवराज, मेरे घर को पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी है ना। मित्र, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और रात के समय तुम मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दूंगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र रात हो गई तो एक पेड़ के पीछे छिपकर पहरा देने लगे। तभी उन्होंने कुछ अजीब सी चीज देखी। तब युवराज बोले, देखा मित्र, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ एक आदमी गड्ढा खोदकर कुछ छिपा रहा है। मुझे पक्का यकीन है यह काम उसी नकली साधु का ही है। युवराज, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। यानी वह साधु महाराज यह सब छुप छुपा कर रख देते हैं और कल मुझे धन के बारे में बता देंगे। इसका मतलब है कि वह जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद वहां पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छिपाकर रख देता है। जरा ध्यान से तो देख लेना कि वह आदमी कौन है। अरे यह क्या, यह आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूं कहूँ सेनापति का दाहिना हाथ है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी युवराज, इसका सीधा सीधा मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति भी शामिल हैं। ठीक है मित्र, तुम कल सुबह फिर से उस साधु महाराज के पास जाना। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इसका मतलब यह है कि यह सारी साजिश हमारे सेनापति ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को बंदी बनाकर कारागृह में डलवाने की आज्ञा दे देता हूँ। नहीं युवराज, पहले महाराज से इस बात के बारे में समझ लीजिए। युवराज ने आकर महाराज को सारी बातें बता दी। तब पिताश्री भी गुस्से में बोले, बेटा युवराज, इसको कारागार में डालने में ही भलाई है। नहीं पिताश्री, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को हम उस साधु की कुटिया को पहरा देंगे ताकि हमें पता चले कि उस साधु के साथ और कितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। हाँ युवराज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भेष बदल कर साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। महाराज और युवराज ने यह विचार किया। अगली सुबह युवराज का मित्र यानी कि महाराज का अंगरक्षक साधु महाराज की कुटिया पर पहुंच गया। तब साधु महाराज बोले, बेटा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए खजाना कहाँ पर छिपा कर रखा है? तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है तुम वहीं पर खोद कर देख लेना। वहीं पर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तब कमलू बोला,
महाराज, हे ईश्वर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। अब मैं चलता हूँ। आपने मेरी समस्या दूर कर दी है। कमलू ने सारी बात आकर युवराज को बता डाली तो युवराज बोले, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हम लोगों ने जहाँ पर धन छिपाया हुआ देखा था वही जगह उसने बताई है और साधु जाकर रात में उस आदमी के घर पर धन छुपाया था। तब युवराज बोले, पिताश्री, हमें विश्वास है कि यह हमारे शत्रु देश का ही कोई गुप्तचर है जो कि साधु बनकर आया है और हमारे देश को लूटने की योजना बना रहा है और इसी तरह हमारे राज्य का पता लगाकर सिंह द्वार गिराकर आक्रमण करने का मौका तलाश कर रहा है। उसके बाद नगर का मुख्य द्वार गिराया जाएगा तो मौका पाकर वह इस राज्य पर आक्रमण कर देगा। पिताश्री, यही उसकी योजना थी, लेकिन उसकी योजना को सफल होने देना नहीं है। ऐसा निर्णय करके अगले ही दिन उधर सेनापति शत्रु देश के राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी योजना के अनुसार वहां पर सबको अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक एक सप्ताह के बाद नगर का मुख्य द्वार गिराया जाएगा और उसको बनने में पूरे 1 महीने का वक्त लगेगा। अगर वह नहीं रहा तो उस राज्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपने तो सही योजना बनाई है सेनापति। पिछले 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं वह उसी का फल है। अब वह राज्य जल्दी ही हमारे राज्य में शामिल होने वाला है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सेनापति। महाराज, उस राज्य के सभी लोग मुझ पर विश्वास कर चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे राजा भी। यह सब तो ठीक है, पर मेरे बारे में विजय सिंह ने क्या कहा? महाराज ने क्या कहा? उसकी चिंता तुम मत करो। इस राज्य पर कब्जा करने के बाद विजय सिंह तुम्हें इस राज्य के राजगद्दी पर बैठा देंगे। सेनापति, तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। यह सब आपकी सहायता से ही हो रहा है। आपके जैसा गुप्तचर मेरे साथ नहीं होता तो यह सब नामुमकिन था। देखा आपने, उधर सेनापति मिलकर उससे षड्यंत्र कर रहा था। इधर युवराज अपने पिताश्री से बोले, पिताश्री, सेनापति कितना बड़ा धोखेबाज है। वह हमारे हाथों हमारे ही नगर के मुख्य द्वार को गिराना चाहता है ताकि शत्रु राजा हमारे नगर पर आक्रमण करके राजमहल और राजधानी पर कब्जा कर सके। तुमने ठीक कहा युवराज। अब और देर न करते हुए कोई फायदा वह उठा नहीं पाए। उन दोनों को तुरंत ही बंदी बनाया जाए। तब युवराज ने अपने मित्र कमलू से कहा, कमलू, तुम तुरंत ही सैनिकों को लेकर जाओ और उन दोनों को बंदी बना कर ले आओ। कुछ ही समय में कमलू ने उन दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने हाजिर किया। सेनापति ने कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारा क्या दोष है? तब महाराज बोले, सेनापति, मैं तो तुम पर कितना विश्वास करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में विश्वासघात किया है, हमारे साथ गद्दारी की है। उन लोगों को तुरंत ही कारागार में डाल दो। अब से यह दोनों अपना जीवन काल कोठरी में बिताएंगे। तब महाराज प्रसन्न होकर अपने बेटे से बोले, शाबाश युवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे पूरा विश्वास था कि अब तुम्हें इस राज्य का राज्यभार सौंपने का वक्त आ गया है, लेकिन पिताश्री, अभी इसके लिए मुझे और समय चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने राज्य के होनहार नौजवानों को
सैनिक प्रशिक्षण देकर हमारे राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ानी है। मुझे तुम्हारा हर प्रस्ताव मंजूर है युवराज। और एक बात पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि कमलू को हमारे राज्य का सेनापति बनाया जाए, क्योंकि कमलू से वफादार और बहादुर सेनापति मुझे कहीं नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा, युवराज तुम उचित कह रहे हो। उस दिन के बाद से महाराज ने युवराज को महाराज घोषित कर दिया और कमलू को सेनापति बना दिया। इस प्रकार युवराज ने अपने देश पर आक्रमण होने से बचा लिया।